आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। ठीक है, ओके। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, ओके। एंड पावर इन रेसिस्टिव सर्किट, ये भी पढ़ने वाले हैं भाई। बच्चा लोग, हम लोग जो बात करते हैं, तो अगर मैं रेसिस्टिव सर्किट की चर्चा कर रहा हूं, रेसिस्टिव सर्किट की चर्चा कर रहा हूं, तो ये जो हीट जो प्रोड्यूस्ड हो रहा है बच्चा लोग, हीट जो प्रोड्यूस हो रहा है वो कहां हो रहा है? रेजिस्टेंस में हो रहा है। कहां हो रहा है? रेजिस्टेंस में हो रहा है। अब रेजिस्टेंस आता है किसके कारण? तो ये लोड के कारण आता है। जब भी हम कोई लोड अप्लाई करते हैं तो उस लोड अप्लाई करने के कारण उसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा, और वहां पे क्या प्रोड्यूस हो जाता है? हीट प्रोड्यूस होता है। और ये हीट जो प्रोड्यूस्ड हुआ यही एनर्जी लॉस है। ये क्या है बताइए मेरे को आप? एनर्जी लॉस है। हीट जो प्रोड्यूस हो रहा है वो क्या है? एनर्जी लॉस है। और ये बहुत बड़ा, मैं बताया भी था कि हीट लॉस बहुत बड़ा एक तरीके से लॉस है जिसको कि मिनिमाइज करने की जरूरत है, और लोग इसी में परेशान होते हैं। कोई भी अगर डिवाइस का एफिशिएंसी की अगर चर्चा करें तो वी कैन से इट इज एफिशिएंट डिवाइस इफ इट प्रोड्यूसेज मिनिमम अमाउंट ऑफ हीट। बोलोगे सर सिर्फ हीट से ही किसी को हम एफिशिएंट डिवाइस कैसे बोल देंगे? तो उसका कारण है कि अगर हम हीट प्रोड्यूस को कम करेंगे दोस्त, तो सबसे पहले तो एनर्जी का लॉस कम होगा, क्योंकि हीट आया कहां से? तो जो इनपुट दे रहे हैं उसी का तो कुछ ना कुछ अमाउंट किस में कन्वर्ट हो रहा है। वेरी गुड। और इसका एक और बड़ा नुकसान पता है क्या है? अगर कोई चीज गर्म हो जाता है तो उसका परफॉर्मेंस क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो परफॉर्मेंस के कारण भी देखो, जितना काम करना चाहिए उतना काम, एक तो हीट लॉस हो गया किसके कारण? ये तो एनर्जी लॉस हो गया हीट के कारण, और साथ साथ उसके परफॉर्मेंस को भी क्या कर दिया? ये स्लो कर दिया। तो काम भी क्या करेगा? धीरे धीरे करेगा। तो वो और भी आउटपुट भी क्या मिलेगा मेरे को? कम मिलेगा। तो अगर मैं हीट ही ज़्यादा ना प्रोड्यूस करूं तो उसका परफॉर्मेंस ज़्यादा खराब नहीं होगा, और एफिशिएंसी क्या हो जाएगी? फिर बढ़ जाएगी। ये इन द सेंस हम बोलें कि और भी बाकी चीज़ें जो है, काम करने का तरीका, काम करने का स्पीड, वो सब ओवरऑल कहीं ना कहीं डिपेंड करता है हीट पे ही। अगर हम हीट कम प्रोड्यूस करेंगे तो देखो, जैसे मोबाइल चार्ज करते हैं ना जी, और चार्ज करने के बाद जब मोबाइल यूज करते हैं तो यूज करते करते गर्म हो जाता है ना बउआ? तो गर्म हो जाता है तो हैंग करने लगता है कि नहीं करने लगता है? एक तो गर्म हुआ तो हीट प्रोड्यूस हुआ, और हैंग करने लगा तो परफॉर्मेंस क्या हो गया? कम हो गया। नहीं, अगर गर्म ही नहीं होता तो हैंग करने के चांसेस क्या रहता? कम रहता कि ज्यादा रहता? कम रहता है ना। इसलिए पता नहीं, तुम लोग तो ज्यादा अपडेट रहते हो मोबाइल्स के बारे में, तो अभी सुनते होगे तुम लोग कि लिक्विड कूलिंग आया है ना। उसको बाद बोलता वेपर कूलिंग आ गया है, पीसीएम। क्या आ गया है? पीसीएम, है ना। अभी बहुत बड़ा होट है ये पूरा, रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू में पीसीएम मटेरियल बहुत ज्यादा यूज हो रहा है। ये आइडिया कहां से आया? सोलर थर्मल से आया, है ना बउआ? कहां से आया? सोलर थर्मल। सोलर का जो है, जहां जहां सोलर से हीट प्रोड्यूस किया जा रहा है, नहीं सुन रहे हो आप? आजकल बिजली सोलर से प्रोड्यूस किया जाएगा, तो वहां पे पीसीएम का यूज होता था। पीसीएम का मतलब क्या होता है बउआ? याद है? फेज चेंज मटेरियल। ऐसा मटेरियल जो अपना क्या कर ले? फेज को चेंज कर ले। तो अब ये फ्रिज में भी आने लगा। फ्रिज का पीछे पहले जालीदार तार होता था, नहीं, अभी भी बहुत कम होता है। अब पीछे बक्सा जैसा हो गया है, बंद रहता है अब, है ना। काहे? तो जालीदार तार क्या होता था ना कि हवा के कांटेक्ट में रहता था। रूम का जो हवा है ना उसके कांटेक्ट में रहता था, ठीक है ना। तो वो वहां पे जाकर ठंडा होता था हवा। रूम का जो हवा है उसके कारण क्या होता था? वेपर ठंडा होकर के लिक्विड में बनता था, और फिर लिक्विड जाता था फ्रिज के अंदर, और फिर फ्रिज में जो सामान रखा उसका हीट लेकर के फिर वेपर बनता था, और फिर बाहर आता था, और फिर पीछे क्या होता था? ठंडा होता था। ऐसा कंडीशन, ऐसा सर्कुलेशन चलते रहता था। तो क्या किया अब पीछे
पीसीएम मटेरियल्स का सर्किट लगा दिया, यानी बॉक्स लगा दिया। अब क्या करता है ये पीसीएम, क्या करता है, अंदर से जो हीट लेके आता है ना, लिक्विड रेफ्रिजरेंट जिसको बोलते हो, गैस बोलते हो तुम लोग, नहीं फ्रिज में गैस खत्म हो गया भरवा दो, नहीं, उसका नाम ऐसे रेफ्रिजरेंट। रेफ्रिजरेंट जो आता है ना, उसको क्या करता है ये पीसीएम, उसे हीट ले करके अपना फेज को चेंज कर लेता है और उसका काम चल गया। आइए अपना फेज को चेंज करके फिर धीरे धीरे क्या करता है, हीट को रिलीज कर देता है। मोबाइल में भी ऐसा ही है, मोबाइल में लिक्विड डाल दिया गया है, जैसे मोबाइल को आप यूज करते तो सब लिक्विड बन जाता है वेपर, नहीं फेज क्या हो गया उसका, यानी सारा का सारा हीट क्या किया, वो ऑब्जर्व कर लिया, तो मोबाइल गर्म नहीं हुआ है ना। अब मोबाइल का परफॉर्मेंस क्या हो गया, बढ़ गया, नहीं। अब फिर जब वो अपना हीट को लॉस करके फिर से क्या बन जाएगा, वो लिक्विड बन जाएगा, फिर तैयार हो जाएगा हीट लेने के लिए, फिर तुम मोबाइल यूज करेगा फास्ट, फिर उसको लेके क्या बन जाएगा, वेपर, है ना। यही सिलसिला चलता रहेगा और आपका मोबाइल को गर्म होने नहीं देगा, है ना। ऑब्वियसली ये माइक्रो लेवल पे होता है। गाड़ी में भी आजकल यही आता है, नहीं, अब पहले आता था ना एयर कूल्ड इंजन, अब आता है ऑयल कूल्ड इंजन, सुने होंगे नाम। तो रेडिएटर लगा रहता है आगे गाड़ियां, नहीं पहले बस गाड़ी में रेडिएटर लगता था जिसमें पानी डालते थे, नहीं वो पानी काहे डालते थे, ताकि इंजन गर्म, इंजन अपना हीट को कहाँ देता था, पानी के अंदर, पानी गर्म होकर फिर पानी उसमें डाल देते थे 2 लोटा 3 लोटा, नहीं हो आए। और रेडिएटर कहाँ लगल रहता था, गाड़ी के सबसे आगे में। जब गाड़ी तेज चलेगा तो उस जाली में हवा तेज जाएगा, तो हवा जब तेज जाएगा तो पूरा गर्म पानी को क्या कर देगा, ठंडा कर देगा, और फिर ठंडा पानी कहाँ जाएगा, इंजन के अंदर जाएगा, नहीं, और फिर इंजन से सारा हीट को लेकर के फिर आएगा गर्म होकर के, और फिर हवा लगातार जा रहा है, तो क्या होते रहता है, तो इधर हवा से ठंडा होते रहता है, और ठंडा पानी कहाँ जाता है, इंजन में। इंजन को भी क्या रखता है, नहीं। अब रेडिएटर फूट गया तो क्या होगा, ठंडा पानी अब अंदर नहीं जा रहा है, इंजन गर्म कर ही रहा है, नहीं, तो हीट उसका कोई लेने वाला, तो इंजन हो गया सीज, नहीं जाता है, आग लग जाता है इंजन में जा। यही गांव में भी होता था, वो गांव में डीजल देखा है, डीजल देखो पानी का टंकी रहता था, याद करिए, और टंकिया से पानी आता था, ऊपर से पानी ऐसे गिरता रहता था देखो पाइप से, और पानिया इंजन के अंदर जाता था, नहीं देखा होगा तुम लोग गांव में। जनरेटर में भी होता है, सही बोला तुम। तो भाई साहब टेक्नोलॉजी एडवांस होते गया, है ना। यही काम कुछ कुछ थर्मल पावर प्लांट में भी होता है, जिसको बोलते हैं कूलिंग टावर, है ना। चलिए, तो हम लोग बात कहां से कहां पहुंच गए, है ना। लेकिन हम लोग को रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं, तो हम लोग को ये ध्यान रखना है कि हीट लॉस बहुत बड़ा प्रॉब्लम है दुनिया के लिए। इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है ना, कि ग्लोबल वार्मिंग करता है, नहीं। अब पूरा दुनिया का सब बड़ा बड़ा नेता ग्लोबल वार्मिंग से परेशान है। ग्लेशियर जो है हर एक साल कितना पिघल रहा है, नहीं। अब न्यूज में तुम लोग सुनता होगा कि इंडिया का 6 शहर कभी भी पानी में क्या हो सकता है, डूब सकता है, जैसे कि कलकत्ता, जैसे कि बॉम्बे, जैसे कि चेन्नई। सुनता होगा यार तुम लोग ये बात, टीचर। तो हम लोग रेसिस्टिव सर्किट की चर्चा कर रहे थे, एंड हम लोग फोकस किस पे कर रहे थे, हीटिंग इफेक्ट ऑफ, यानी करंट हीट प्रोड्यूस करता है तो क्या कारण है, सबसे पहले ये देखेंगे, और उसको कितना लॉस करता है ये भी देखेंगे, है ना। बाकी तो पंखा उंखा लगाए करते हैं, नहीं होता है, जहां पे वो कुछ बोलता है, जहां पे थी डीजे जो तुम लोग बजाता होगा तो वो मशीन आता है, वो एम्पलीफायर बोलते हैं क्या, कौन बोलते हैं, एम्पलीफायर और चेंजर कुछ ऐसा बोलते हैं, पता नहीं, चैनल या चेंजर कुछ रहता है। तो बोलता है कि आदमी क्या बोलता है कि भाई आदमी को पंखा चाहिए या चाहिए नहीं, वो सब नहीं जानते हैं, इसको पंखा चाहिए। अगर पंखा नहीं बचता तो कूलर लगाओ, कूलर बचता नहीं तो एसी लगाओ, लेकिन इसको चाहिए, ये जब तक ठंडा रहेगा तब तक भों भों करेगा, जब तक जहां गर्म हुआ, है ना। हाँ, फिर डीजे पे डिस्को नहीं होगा, फिर तमंचे पे डिस्को होगा, है ना। ऐसा ही है ना, जब तक ये बजेगा तब तक डीजे पे डिस्को होगा, ये बजना बंद, तमंचे पे डिस्को होगा, है ना। फिर तुम समझना, फिर पूरा माहौल गर्म हो जाएगा। तो चलिए इधर देखते हैं। तो मैं बच्चा तुम लोग को यह बताना चाह रहा था कि रेजिस्टिव सर्किट या फिर हीट कहां प्रोड्यूस हो रहा है, ये रेजिस्टेंस किस चिड़िया का नाम है ना। तो इसको एक और नाम से जानते हैं, क्या चीज, लोड। अब लोड है क्या, जैसे देखिए आप लोग लगा दिए बॉल, नहीं हो आए, अब बल्ब में एगो ऐसे ऐसा रहता है ना, देखा तुम लोग, टैंगा, यह फिलामेंट है, नहीं बउआ,
और यही फिलामेंट पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबल है किस चीज के लिए? आए? हाँ, लाइट के लिए, है ना। यही गर्म करता है, ठीक है। और इसके अंदर क्या डाल दिया जाता है? गैस डाल दिया जाता है। काहे के लिए? आए, बोलिए बोलिए। क्या कर पाएगा? कुछ नहीं सुन में, रिएक्ट नहीं कर पाएगा। क्या चीज? टंगस्टन रिएक्ट नहीं कर पाएगा। अच्छा चलो, ये भी बात है। और कोई रीजन है क्या? मेल्ट ना हो। बक क्या है ना कि एयर जो है ना, अगर बहुत ज्यादा हीट कर देंगे ना तो वो हाँ, आयोनाइज हो जाएगा। और आयोनाइज होने के कारण वो फिर क्या है, शीशा से तोड़ फोड़ देगा नहीं जल्दी, एयर को आयोनाइज कर देगा। तो एयर का कांटेक्ट हटाने के लिए क्या डाल देते हैं? इनर्ट गैस। फिर भी क्या करोगे, इतना नहीं हीट करना होता। तो तुम लोग जो वो सीटी वाला बॉल खरीदेगा ना, जो नहीं आता है 5-10 रुपया में, अरे एगो बॉल आता है, एगो फिलिप्स का आता है, एगो आता है वो ऐसे ही, हाँ 10-5 में जो देता है, वो आज लाया और कल है फ्यूज, या हो सकता है कि रास्ता में लाते लाते भी फ्यूज। अरे नहीं, सही बता रहे, अरे मजाक नहीं करे, सीरियस बोल रहे हैं तुमको। बहुत जब हम लोग, आज तुम लोग एलईडी लगाते हो ना, पहले, अच्छा अभी तुम लोग का क्या है ना एक फायदा, कि अभी तुम अपने कमरा में 2 एलईडी बल्ब लगा दो, कोई रेंट पे रह रहा होगा तो मकान मालिक तुमको नहीं बोलेगा कि काहे लगाया। पहले का मकान मालिक बोलता है आपके कमरा में एगो बॉल होना चाहिए, एगो पंखा होना चाहिए। काहे? तो उस जमाने में 100 वाट का बल्ब आता था, है ना भाई, 100 वाट मायने रखता था। लेकिन आज तक हमको ये समझ में नहीं आया कि जखने 100 वाट का बल्ब लगाते थे तब बिजली बिल उतना आता था, और आज 9 वाट का बल्ब लगा रहे हैं तब बिजली बिल और ज्यादा ही आ रहा है। अच्छा, बल्ब बढ़ गया है। अरे फिर भी 100 वाट का अगर बात करते, 9 वाट का बात करते तो कितना बल्ब हुआ? 11 नंबर नहीं, 11 बल्ब हो गया ना। तो 11 बल्ब तो नहीं लगाता एक कमरा में, बहुत तो 2 बल्ब लगाएगा, तो 9 दूनी 18। तो फिर भी बिजली बिल तो उतना ही आता है, ज्यादा नहीं बढ़ा है। ओ, एसी तो तुम लगाता नहीं है, कई को विद्यार्थी एसी लगाता है। हाँ, तो कभी कभी तुम लोग देखेगा, सुनो, कभी कभी देखेगा ना, पता नहीं कितने लोग महसूस किए हैं इस चीज को। ये शीशा जो है ना ऐसा, ये ऐसे बल्ब है, यहाँ पे क्या होता है, कसने के लिए रहता है, क्या उसको बोलते हैं? अच्छा, अभी क्या है ना, पहले यहाँ पे ना गुन्ना होता था, कसने वाला बल्ब होता था नहीं, और अब ये हटा दिया है नहीं, अब यहाँ पे 2 खुट्टी लगा दिया है नहीं, और ऐसे घुसा करके ऐसे घुमा देते नहीं, हो जाता। पहले आता था गुन्ना, ऐसे नट जैसा टाइट होता था पहले एक बल्ब। तो यहाँ पे 2 ये रहता है, टर्मिनल रहता है, एगो प्लस एगो। अब ऐसे एसी में प्लस माइनस होता नहीं है, कोई भी प्लस बन जाएगा कोई भी, और यहीं से 2 तारे से जाता है, ऐसे जाता है, ऐसे यहाँ टंगस्टन का क्या रहता है, ऐसे फिलामेंट रहता है नहीं। अब ये है टंगस्टन का वायर रहता है। देखो, टंगस्टन का तो इसलिए था कि ज्यादा हीट को बर्दाश्त कर सके वो, और जब यहां से हीट होता है तो वही लाल होकर रोशनी प्रोड्यूस करता है नहीं जी, रेडिएशंस। देखेगा तुम कि इसमें गैस इसलिए भर दिया जाता है कि अगर हम गैस नहीं भरेंगे, न्यूट्रल गैस, तो यहाँ पे जो कांटेक्ट में जो एयर है ना, वो क्या हो जाएगा, सब आयोनाइज हो जाएगा, ठीक है ना। और आयोनाइज हो जाने के बाद फिर ज्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा और दिक्कत करेगा, हवा में आ सकता है करंट नहीं। कभी कभी देखा गया यहाँ पे ना काला पड़ जाएगा, ब्लैक स्पॉट पड़ जाएगा। तो ब्लैक स्पॉट से नुकसान क्या होगा? रोशनी ज्यादा नहीं मिलेगा, सब तरफ नहीं हो मिलेगा। तो इसलिए इनर्ट गैस भरना बहुत ही जरूरी होता है। ओके, और पता नहीं वो कि क्या बोल रही थी तुम? अरे टंगस्टन का ऐसा कुछ नहीं है, रिएक्शन तो होता है लेकिन बहुत कम है। 10th में, हाँ, तो वो एयर का रिएक्शन था ना कि टंगस्टन का रिएक्शन का। टंगस्टन का रिएक्शन विथ एयर, आयनाइज हो जाने के कारण, है ना। तो उसको आयनाइजेशन को क्या करता है, ये रोकता है। तो सबसे पहला चीज तो ये पता चला कि रेजिस्टेंस का मतलब क्या है, लोड। लोड कौन का हो सकता है? बल्ब का हो सकता है नहीं हो सकता है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। इलेक्ट्रिक हीटर का नाम सुने हो?
आए, इलेक्ट्रिक आयरन का नाम सुने हो? अच्छा, मैं वैसा एग्जांपल दे रहा हूं ना जो ज्यादा हीट प्रोड्यूस करता है। अब आयरन में तो जानबूझ करके हमारा काम है कि क्या कर प्रोड्यूस करना, हीट प्रोड्यूस करना। नहीं नहीं, आयरन का यही मतलब है ना, क्या करना। तो वहां तो हीटर का काम है क्या चीज, हीटर में देखेगा ना कि ऐसे ऐसे जो है कॉइल रहता है, नहीं ये पतला होता है तार, काहे पतला होता है, ताकि रेजिस्टेंस क्या हो उसका, ज्यादा हो ना जी। अरे हीट प्रोड्यूस करना है, हीट कहां प्रोड्यूस हो रहा है, तो जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा उतना ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगा जी, कि नहीं। एसी वाला जो तार है वो मोटा होता है, 2.5 mm का या 3 mm 4 mm का नहीं, 4 mm का होता है, 6 mm का होता है, सही बोला। नहीं, जानकारी रखना चाहिए दोस्त। 2.5 mm रिस्क रहता है दोस्त, 2.5 mm रिस्क है। 4 mm नहीं नहीं भाई, सुनो तो मेरी बात को, 6 भी रहता है यार, क्या बात कर रहे हो तुम। अब अलग बात है, तुम्हारे पास कम पैसा रहेगा तो तुम 4 mm से काम चलाएगा। ओह, हल्ला काहे कर रहा है यार, हम बता रहे प्रैक्टिकल नॉलेज सीखो, क्वेश्चन में तो बनाए करता है सब दिन। तो 1 mm का तार आता है, वायरिंग वायरिंग करवाया होगा तो पता चलेगा। 1.5 mm का तार आता है, 2.5 mm का तार आता है, 4 mm का तार आता है, 6 mm का तार आता है, बस हम इतने ही जानते हैं। हाँ हो गए समझ, वो वायरिंग में नहीं यूज करते हैं। 0.7 अगर mm का यूज करेंगे ना तो कहीं कहीं 2-4 घंटा पंखा चला देंगे ना तो वो उतरिया क्या हो जाएगा। हाँ चलो इधर देखो भाई साहब, तो जितना मोटा तार होगा उतना कम रेजिस्टेंस होगा, और जितना कम रेजिस्टेंस होगा उतना कम हीट प्रोड्यूस होगा, नहीं हो। और जितना कम हीट प्रोड्यूस होगा तो तार के जलने का संभावना उतना कम होगा, नहीं ना, सही बात बोल रहे हैं ना। और जितना पतला तार होगा उतना ज्यादा, तो क्या 1 mm से एसी नहीं चलेगा, चलेगा, लेकिन रेजिस्टेंस क्या है उसका, तो हीट क्या प्रोड्यूस होगा। एसी को करंट भी क्या चाहिए, तो ज्यादा करंट पे और ज्यादा हीट, तो मालूम चला कि कुछ देर के बाद क्या होता है। इसलिए तुम लोग को बोलते एसी नहीं चलाओ, क्योंकि यहां पे जो तार नीचे है वो कई mm के है, 1.5 mm के, 2.5 mm के है, और उसके लिए कई mm का चाहिए, 4 या 6 mm का। तो जब तक 4-6 mm का वायरिंग नहीं होगा नीचे तब तक एसी चलाओगे तो क्या रहेगा, तो इहो नसीब नहीं होगा, क्योंकि वो जलेगा तो इहो नसीब नहीं होगा, है ना। तो अगर कम से कम इसका चाहिए तुमको तो उसको क्या रखिए, बंद रखिए। आए ओके, समझ में आ रहा है बात। तो अब बस हीट कहां प्रोड्यूस होगा, रेजिस्टेंस में, नहीं। रेजिस्टेंस किस चीज का होता है, किसी डिवाइस का होता है। जैसे हम माइक लगाए बात कर रहे हैं तो वहां पे जोड़े हुए सर्किट एम्पलीफायर या जो भी होगा उसका भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा, वो भी गर्म होता है, नहीं। अगर उसको छुएंगे इसे तो देखो गर्म महसूस होगा, है ना। इसलिए उसमें जाली बना देता है ताकि हवा क्या होते रहे, पास होते रहे, नहीं। और जब पास होते रहेगा तो क्या रहेगा, बैलेंस में रहेगा, ठंडा दिमाग उसका रहेगा, नहीं। तो ये सब चीजें आप लोग को समझना है ना। इहो भाई साहब बोलता है बहुत देर से पंखा चल रहा है, बंद कर दो, गर्म हो जाएगा, तो उसको छुएगा तो बड़ी गर्म महसूस होगा, है ना हो। इसका भी रेजिस्टेंस है कि नहीं है ना हो। तो हम लोग लोड लगा दिए, नहीं, तो इसको भी बोल देंगे फैन, हाँ या ना, समझ रहे हैं ना बात को। ये सब क्या है, लोड, जिसको बोलते हैं रेजिस्टेंस, नहीं। हमारा वो जो प्रोजेक्टर है ना हो, प्रोजेक्टर वक्त तुम लोग जला देगा ना 1 घंटा, उसका छुएगा ना, लगा धा मारेगा, वहां पे अगल बगल में बैठेगा तो धा मारेगा। उसके पीछे पंखा लगा है, वो पंखा घूम घूम करके उसका हीट क्या करता है, बाहर निकालता है, नहीं। इन्वर्टर में भी रहता है पंखा, ये तो बस आप समझ जाइए ना आप लोग यार, कि जो भी हम लोड लगा रहे हैं, यानी जो भी डिवाइस लगा रहे हैं वो एक लोड की तरह काम कर रहा है, और उसका कुछ ना कुछ क्या है,
और अगर उसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस है तो वो हीट प्रोड्यूस करेगा, है ना। और जितना ज्यादा इसका रेजिस्टेंस रहेगा उतना ही ज्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा, है ना। कोई दिक्कत बताओ, क्लियर। तो हीट कहां प्रोड्यूस हो रहा है? अब चर्चा ये उठती है कि काहे हो रहा है। भाई रीजन तो पता होना चाहिए ना कि हीट प्रोड्यूस हो रहा था, क्यों हो रहा है, तो क्यों हो रहा है। अब सुनो ध्यान से, ये तार था, है ना। अगर क्वेश्चन कोई पूछे वाई, तो ये है तुम्हारा कंडक्टर। अब कंडक्टर में क्या है सब, बोलो। फ्री इलेक्ट्रॉन है। खाली फ्री इलेक्ट्रॉन है कि बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन भी है? आए, अरे इनर सेल में बॉन्डेड भी रहता है ना जी, कि नहीं रहता है। इसको जोड़ दिए, क्या चीज से जोड़ दिए? एप्सिलॉन। इसका रेजिस्टेंस कितना है? अब जैसे ही यहां स्विच लगा देते, इस स्विच को क्या करेगा तुम, यहां से क्या फ्लो होगा, करंट जाएगा ना। अब करंट तो जाइबे करेगा, लेकिन करंट से पहले को चीज बताए थे कि ये प्लस टर्मिनल होगा ये, और इधर की तरफ एक कौची होगा, पड़े बताइए, इलेक्ट्रिक। याद नहीं तो लोग को बताए थे करंट में, नहीं। अब इलेक्ट्रिक बिल सब इलेक्ट्रॉन पे क्या लगाएगा, वेरी गुड, फोर्स लगाएगा। अब फोर्स लगाएगा तो बोलेगा चलो भाई साहब, अब जब चलेगा तो सब दनादन भागना शुरू करेगा, सबको एनर्जी आ गया ना। और जैसे ही सबके पास एनर्जी आया, जैसे ही सबके पास एनर्जी आया, क्या होगा बताओ, भागना सब। अब भागना से शुरू कर एक दूसरे से क्या करेगा, सब टकराएगा, नहीं हो। और टकराएगा तो कोलिजन होगा, और कोलिजन का कारण एनर्जी का ट्रांसफर होगा, होता है ना कोलिजन में एनर्जी ट्रांसफर, पढ़ा है ना कोलिजन। तो वह एनर्जी किस में कन्वर्ट होगा, हीट में, नहीं। और जितना ज्यादा कोलिजन होगा उतना ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगा, नहीं। इसीलिए कितना चाह लो, कितना कोशिश कर लो, अगर करंट जाएगा तो हीट तो होगा ही होगा, नहीं कि नहीं होगा, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन है, ये है, इलेक्ट्रॉन कोलिजन होगा ही होगा। और जब कोलिजन होगा तो हीट प्रोड्यूस। अब जितना ज्यादा कोलिजन होगा उतना ज्यादा, इसका मतलब जितना ज्यादा रेजिस्टेंस उतना ज्यादा कोलिजन, और उतना ज्यादा, क्लियर है बाबू। तो हीट प्रोड्यूस होने का कारण पता चला, ड्यू टू इलेक्ट्रॉनिक कोलिजन इनसाइड कंडक्टर व्हेन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड। कोई दिक्कत बोलो, नहीं ना। चलिए, तो हम लोग जो है हीट प्रोड्यूस का कारण तो लिख देंगे यहां पे, है ना। लिखोगे कि वेन, लिखोगे पहले वेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज एस्टैब्लिश्ड, electric field is established from external source, electric field is established, electric field is established from external source, from external source across any conductor, across any conductor having some resistance. ठीक है। then electrons due to, हाँ लिखोगे ऐसा ही, then electrons start moving opposite to electric field, start moving opposite to electric field, ठीक है। and during that collision takes place, and this collision results the production of heat inside conductor या in the conductor, and this collision takes place, and this collision produces कर दो हीट इन द कंडक्टर। हाँ जी, सही बात है ना, इन द कंडक्टर, ओके, है ना। इसलिए आप ये सब कहानी उतारना चाहते हैं तो उतार लीजिए।
और नहीं उतारना चाहते हैं, लेकिन हमें लगता है कि हीट प्रोड्यूस्ड इन रेजिस्टेंस या लोड, ये सब एग्जाम्पल्स उतार लीजिएगा तो आपके लिए ज़्यादा फायदा है। ये भी उतार लीजिएगा तो आपको ज़्यादा फायदा है। बाकी सभी सब मत उतारिए, पीसीएम 30 से मत उतारिए, लेकिन ई उतार लीजिए लाइन, और ये भी उतार लीजिए। हीट प्रोड्यूस का मतलब क्या है, हाँ, ई भी उतार लीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्यों हो रहा है बताओ? इसलिए ना बोलते हैं कि अभी तो चार्जर पढ़ाए नहीं ना है। एगो एगो टॉपिक है जिसका नाम है ट्रांसफॉर्मर, सुने हो नाम? ट्रांसफॉर्मर, ट्रांसफॉर्मर दो तरह का होता है। आप लोग तो नाम सुने नहीं होंगे, लेकिन कोई बात नहीं, स्टेबलाइजर तो जानबे करते होंगे। उसमें एगो खुट्टी आता था, एगो ऊपर अप और नीचे अप कर देता वोल्टेज बढ़ जाता था, डाउन कर देता वोल्टेज। तो क्या होता है कि चार्जर क्या करता है ना, तुम्हारे मोबाइल को 220 वोल्ट नहीं चाहिए, तुम्हारे मोबाइल को चाहिए क्या वोल्ट? 5 वोल्ट चाहिए। तो 220 वोल्ट को 5 वोल्ट में कन्वर्ट कौन कर रहा है बेचारा? चार्जर के अंदर जो लगा हुआ है ट्रांसफॉर्मर, है ना, उसको बोलते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। तब बताइए, उतना वो मेहनत कर रहा है और तो हीट वहां ज्यादा नहीं प्रोड्यूस करेगा वो? तुम तो देखी करंट तो कम आया, लेकिन कैसे कम आया ये नहीं देखी तुम। तो वहां पे 2 कॉइल होता है उसके अंदर, देखें आप लोग, तोड़ के देखिएगा, इतना वो गोल जैसा मिलेगा, उसके अंदर तार लपेट रहेगा। तो 2 तार रहेगा, एक तरफ ज्यादा टर्न रहेगा, एक तरफ कम टर्न रहेगा। तो जिधर ज्यादा टर्न होता है N2, जिधर N1, और जिधर कम होता है उधर N2। तो वहां पे क्या होता है, म्यूचुअल इंडक्शन होता है। तो ज्यादा टर्न में से कम टर्न में जब आएगा ना, तो वोल्टेज क्या हो जाएगा? ड्रॉप हो जाएगा, है ना। उसको आप लोग को पढ़ाएंगे म्यूचुअल इंडक्शन, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, ठीक है। तो ज्यादा ये पढ़ाएंगे ही हम, काहे टेंशन ले रहे हो? फिर उस समय बताना कि हीट क्यों प्रोड्यूस हो रहा है। आए इलेक्ट्रॉन इस एटमॉस्फेयर में, हाँ, आयोनाइज कर दो, देखो मूव करना शुरू कर देगा। बिल्कुल। ये प्लाज्मा का नाम सुने होंगे ना आप लोग? प्लाज्मा है क्या? किसी को कोई जानता है? कोई जानकारी है किसी को? कितना बार हम बताए भी होंगे शायद। व्हाट इज प्लाज्मा? हाँ, जब एयर को बहुत ज्यादा हीट कर देते हैं, बहुत हाई टेम्परेचर पे, लगभग लगभग 10,000 के आसपास, 10,000 केल्विन, ज्यादा हो गया। सन का पता है, सन के सरफेस का टेम्परेचर 5400 से 5500 केल्विन होता है ना। तो हम लोग लगभग लगभग बहुत ज्यादा 2000, 2500, 3000 तक हीट कर देते हैं। जब गर्म कर देंगे तो वहां पे हीट, एयर क्या हो जाता है, कंप्लीटली आयोनाइज हो जाता है ना। और उस स्टेट का नाम हो गया क्या चीज? तो आयोनाइज स्टेट ऑफ एयर या गैस इज नोन एज प्लाज्मा स्टेट, है ना। आप लोग नाम ही नहीं सुना है? MHD का नाम सुना है? नहीं। मैग्नेटो हाइड्रोडायनमोमीटर 10th में जब पढ़ना था, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स, वहां पे सुना होगा न्यूक्लियर पावर प्लांट, सुना होगा ओशियन थर्मल, ओशियन, हाँ, ओशियन ओटेक, ओशियन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन, वेव एनर्जी, है ना, समझा रहे बात को। सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, MHD, ये सब 10th क्लास में था, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज में। MHD नहीं था? अच्छा, इसलिए बोलते हैं कि कभी कभी IIT वाला टीचर से भी पढ़ना चाहिए, 10th इंजीनियर से पढ़ना चाहिए। हाँ, इंजीनियर से पढ़ने का, देखिए आज के जमाना में, मैं अपनी बात, डिमेरिट अपनी बता रहा हूं, क्या है कि जो बंदा एक जाकर के फिजिक्स में MSc किया, फिजिक्स में PhD किया, और वो तुमको फिजिक्स पढ़ा रहा है, ठीक है ना, तो हक तो उसी का पढ़ाने का है। और हम क्या किए? इंजीनियरिंग किए। तो हम क्या किए? इतना में से इतना मैथ भी पढ़े, इतना केमिस्ट्री भी पढ़े, इतना फिजिक्स भी पढ़े, है ना, इतना और कुछ पढ़े, फालतू फालतू चीज पढ़ लिए सब, है ना। खिचड़ी, खिचड़ी समझते हो ना, खिचड़ी,
लेकिन स्वादिष्ट वाला खिचड़ी जिसमें वैरायटी ऑफ इंग्रेडिएंट्स क्या हो, इंग्रेडिएंट्स क्या हो, प्रचुर मात्रा में हो। अब वो आए तुमको पढ़ाने के लिए। आज से 10 साल पहले या 15 साल पहले इंजीनियर नहीं पढ़ाता था लोग आईआईटी को, 11th को 12th को, वही लोग पढ़ाते थे जो किसी कॉलेज में प्रोफेसर हुआ करते थे, किसी कॉलेज में बीएससी एमएससी कर रहे होते थे। लेकिन जब से इसमें आईआईटी करके या इंजीनियरिंग करके आने लगा सब, तो उसमें मिर्च मसाला डालने लगा सब, बच्चा लगा रे ये तो कुछ अलग पढ़ा रहा है, ये तो कुछ अच्छा पढ़ा रहा है। और आज का ऐसा दौर हो गया है कि अधिकतर जगह अगर आईआईटी के कोचिंग में या फिर नीट के कोचिंग में है टीचर्स, तो कौन किस बैकग्राउंड का है, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का है ना। तो ऐसा नहीं कि हमको बहुत ज्यादा नॉलेज हो जाता है, नॉलेज नहीं होता है बहुत ज्यादा, चीजों को समझाने का तरीका बदल जाता है। हमारा ज्यादा ध्यान प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस पे होता है ना। और चूंकि 2-4 तरह का चीजें की जानकारी हो जाती है, इसलिए चीजों को समझना आसान हो जाता है। इसलिए एमएससी और बीटेक को बराबर माना गया है। कोई बैचलर्स इंजीनियरिंग करता है ग्रेजुएशन और कोई मास्टर करता है साइंस में, तो दोनों लगभग क्या माना जाएगा, सेम माना जाता है, ठीक है ना। तो ये सब कहानी, इसलिए अभी इधर ध्यान दो तुम लोग, है ना। तो उतार लिया, बोलो चल भाई उतार लिया तो अच्छी बात है। तो हमको यार हीटिंग इफेक्ट पढ़ना है, पढ़ते हैं, क्या दिक्कत है। क्या कर रहे हैं, एक सर्किट बनाते हैं, रेजिस्टेंस कितना ले लेते हैं और यहां पे वो सेल लगा देते हैं। इंटरनल रेजिस्टेंस भी ले लें, चलो ले लेते हैं, कितना ले लिए, और एप्सिलॉन, कोई दिक्कत। करंट निकाल लेते हैं, आई वेबर कितना बताइए, आर प्लस, वेरी गुड। और आप लोग ये भी जानते हो कि सर बी जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, आई के होता है ना जी। वोल्टेज बढ़ाएंगे तो करंट भी, अरे बोलो भाई, वोल्टेज बढ़ाएंगे तो करंट भी कि नहीं बढ़ेगा। और बी वेबर क्या पढ़ा है, आई इंटू, अब सुनिएगा सुनिएगा जरा सा, है ना। जब ये बैटरी वर्क कर रहा है, बैटरी क्या करता है, वर्क करता है, और ये किस में कन्वर्ट होता है, इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट होता है ना जी। अरे बैटरी वर्क किया ना, और क्या चीज में कन्वर्ट हुआ हुआ है उसका वर्क, बताइए, इलेक्ट्रिसिटी में। और इलेक्ट्रिसिटी कौन सा एनर्जी है, इलेक्ट्रिक एनर्जी है, अरे कौन सा एनर्जी है, हाँ। तो हम लोग क्या जानते हैं कि इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, भी है, यहाँ बैटरी का कितना है, एप्सिलॉन है, पता है ना। और ये भी बताए थे भी बराबर कितना, एप्सिलॉन माइनस, सब लोग जानता है ना जी ये सब, कि नहीं जानता है। तो इधर देखो, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस आर इज कितना, बी। अब बी किसके बराबर होता है, आई इंटू, है ना। तो हम लोग क्या जानते हैं कि वी नो वर्क इजिकल टू क्या होता है, वर्क इजिकल टू, वी नो है ना, डी डब्ल्यू बराबर कितना, या फिर एक काम करो ऐसे लिख दो, वर्क डन कितना होता है, वी क्यू, पढ़े हो ना कि नहीं पढ़े हो, अच्छा। अब पावर क्या होता है, डी डब्ल्यू बाय रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क, ये रेट ऑफ वर्क डूइंग है ना। पावर क्या होता है, रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ वर्क, है ना, रेट ऑफ वर्क होता है, रेट ऑफ वर्क को ही क्या बोलते हैं। तो इसलिए वर्क डन क्या लेगा, डी डब्ल्यू बटा डी टी बराबर क्या लिख सकता है, बी इंटू में डी क्यू बटा डी टी, क्योंकि बैटरी का वोल्टेज तो फिक्स है, तो क्या चेंज होगा, टाइम के साथ में क्या चेंज होगा, करंट ना जी, अरे चार्ज है ना चेंज होगा जी। तो डी डब्ल्यू कितना आ गया, डी क्यू बटा डी टी, और डी क्यू बटा डी को क्या बोलते हैं, आई। तो इधर हो गया पावर, तो पावर का फॉर्मूला क्या आ गया, भी इंटू, कोई दिक्कत, भी इंटू आई, है ना। तो यही हमारा पावर हो गया। अब देखिए, तो भाई पावर इनपुट टू सर्किट,
इनपुट कौन दे रहा है उसको? बैटरी दे रहा है ना, यानी कि पावर इनपुट सर्किट क्या हो जाएगा? पावर प्रोड्यूस्ड बाय बैटरी या वर्क डन बाय बैटरी अपॉन टाइम, वर्क डन बाय बैटरी और अपॉन टाइम, तो कितना हो जाएगा? बोलो हाँ या ना। बैटरी का वोल्टेज कितना है? अपस्लोन है ना, तो भाई पावर का फॉर्मूला निकला V इंटू, तो जिसका वर्क उसी का ना वोल्टेज, तो हम किसका वर्क निकालना चाह रहे हैं? बैटरी का, तो किसका वोल्टेज यूज करेंगे? तो भाई पावर इनपुट टू द सर्किट, इस सर्किट में पावर इनपुट दे कौन रहा है? बैटरी दे रहा है, तो कितना दिया बैटरी? और पावर आउटपुट मिल कहां रहा है? फैन में, कूलर में, आयरन में, हीटर में। समझ में आ रहा है बात? तो पावर मिल कहां रहा है? लोड रेजिस्टेंस में। तो पावर आउटपुट ऑफ द सर्किट निकालेंगे, तो पावर आउटपुट ऑफ सर्किट, पावर आउटपुट ऑफ, तो पी आउटपुट कितना आ जाएगा? बी इंटू आई। कोई दिक्कत? बोलो भाई, नहीं ना? चलिए बहुत अच्छी बात है, उतार लीजिए। तो मैं जो आपसे पूछ रहा हूं, आप लोग मुझे बताओ कि एफिशिएंसी ऑफ सर्किट बता सकता है तुम लोग? एफिशिएंसी ऑफ सर्किट, अगर मैं चाहूं तो यहां पे एफिशिएंसी तुम लोग को निकाल के बता सकता हूं, हाँ या ना? आउटपुट बटे, याद है ना? तो एफिशिएंसी ऑफ सर्किट क्या हो जाएगा बताओ? तो आउटपुट पावर अब बटा में इनपुट पावर। तो क्या है आउटपुट पावर? आए आउटपुट भी आई ना, और बटा में ई आई, है ना? और भी आई कितना है बउआ? यही है ना? बोलिए, आउटपुट हमारा क्या आया है? सही लिख रहा हूं गलत लिख रहा हूं? यहां पे भी के जगह पर लिखो। अब ठीक है? अब तो ठीक है ना? भी की जगह पर क्या लिखे? एप्सिलॉन माइनस आई इंटू में। अब सही है जी? चलो बहुत अच्छी बात है, एफिशिएंसी की चर्चा हो रही है। आप बताइए, यहाँ पे मल्टीप्लाई करिए, एप्सिलॉन इंटू माइनस आई स्क्वायर अब बटा में एप्सिलॉन इंटू आई, ये एफिशिएंसी आया, भागा दीजिए माइनस हाँ काट देते हैं, काट देता हूं मैं, इसको मिटा दूं? तो बताओ जल्दी से फटाफट, एफिशिएंसी निकाल रहा हूं मैं। 1 माइनस आई कट गया ना एगो, तो ऊपर क्या बचा? अब बटा में 1 माइनस आई के जगह पर बोलो हाँ या ना? आई के जगह पे तो ये वाला एप्सिलॉन क्या हो चुका है? तो 1 माइनस आर बटे में लिख सकते हो क्या चीज? एलसीएम ले लें तो ले लें क्या? चलो ले लेते हैं। देखो साफ साफ दिख रहा होगा,
कि आउटपुट कहाँ मिल रहा है, रेजिस्टेंस से मिल रहा है, इनपुट पूरा में दे रहे हैं नहीं, आउटपुट कहाँ मिल रहा है। इसलिए जो भी लॉसेज है कहाँ पे हो रहा है, आर के पास ही हो रहा है ना, कि नहीं। ये हो गया एफिशिएंसी। अगर तुम इंटरनल रेजिस्टेंस को क्या कर दोगे, जीरो कर दोगे, तो टोटल आउटपुट मिल जाएगा, यानी बैटरी का आइडियल बन जाएगा, 100% एफिशिएंट हो जाएगा। बोलिए हो जाएगा ना जी, उतार लीजिए। है ना, इधर देख, पहुंचेंगे वहीं पे जहां से शुरू होता है नहीं चैप्टर, पहुंचना हमको भी वहीं पे है, लेकिन हम थोड़ा सा घूम के पहुंच रहे हैं ना। तो देखिए इधर, इस सर्किट है, रेजिस्टेंस कितना है, बहुत, काहे जी क्या हुआ बउआ, इधर देखो, बराबर कितना, बी इंटू आई, अगर मैं बोलूं कि इफ करेंट इज फ्लो फॉर टाइम टी, कितना देर तक करंट फ्लो हुआ, टी तक, तो पावर को लिखेंगे वर्क डन बटे टी, अब बराबर कितना, बी इंटू आई। कोई दिक्कत है क्या, बोलो भाई। अगर हम टी समय तक क्या करते रहे, करंट को फ्लो करवाते रहे नहीं, तो वर्क डन बटे टाइम हो जाएगा ना, पावर। बोलो भाई। चलिए कहां पे ये बात कर रहे हैं हम, रेजिस्टेंस पे ना, इधर मिटा पे आए, और रेजिस्टेंस कर क्या रहा है, गर्म हो रहा है नहीं, उसको समझा रहे हैं, समझ ही नहीं रहा है, वो जितना देर तक छोड़ रहे हो क्या होते जा रहा है, वो गर्म होते जा रहा है। देखिए पूरा का पूरा वर्क किसमें कन्वर्ट हो रहा है, तो वर्क डन जो होगा एट रेजिस्टेंस कन्वर्ट हो रहा है किसमें, कन्वर्टेड इनटू हीट, क्योंकि इसको कुछ आता ही नहीं, इसको खाली एक चीज अवे करता है, क्या प्रोड्यूस करना, गर्म होना, है ना। तो वो कर रहा है बेचारा, तो आपका जो है W किससे रिप्लेस हो जाएगा, तो H/T कितना हो जाएगा बताइए, B इंटू, तो H बराबर कितना आ जाएगा, BIT होता है, आए। देखो ये हो गया तरीका, फ्रॉम ओम्स लॉ बताइए, ठीक है ना, क्या चीज, फ्रॉम ओम्स लॉ बताते जाइएगा आप लोग। V बराबर कितना, तो V बराबर IR रख दीजिए, क्या आ जाएगा, यही पढ़ी थी, आए। चलो कोई बात नहीं है, शुक्र है कि आ गया, है ना, नहीं तो कहीं रास्ता वास्ता भुला जाता तो दिखते हो जाता। अरे मैं बताता हूं ना, मैं बता रहा हूं ना कि कैसे आता है। अब देखो क्या करता है यहाँ पे, शुरुआत कहां से होती है, मैं सुनना तुम लोग, है ना। शुरुआत ये होती है कि अगर आर क्या है, कांस्टेंट है, समझ रहा है बात को, और टाइम को भी क्या कर दिए हैं, तो एच किसके प्रोपोर्शनल है ना जी। यहीं से शुरू होता है जी कि आई इज डायरेक्टली एच हीट प्रोड्यूस्ड एट रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर, है ना जी। फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, टाइम के, फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, रेजिस्टेंस के, नहीं। लेकिन उसका कुछ कंडीशंस है, क्या कंडीशंस वो जानना जरूरी है। सर खाली लिखने से फॉर्मूला एच बराबर आई स्क्वायर टी काम नहीं चलेगा। तो भाई कब आई स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, समझिए बात को, कब, क्यों, क्योंकि भाई साहब हीट तो तीन तीन चीज पे डिपेंड कर रहा है, और हम एगो का कैसे प्रोपोर्शनल चेक कर ले, अरे बाकी का दो चीज भी बदल रहा है ना, तो
तो एक जब कोई चीज तीन चीज पे डिपेंड कर रहा है, एगो अपने क्रेडिट ले रहा है कि हम ही हैं सब कुछ करता धरता, ऐसा होता है क्या? हाँ, जब वो दोनों न्यूट्रल रहेगा तभी नहीं बोल सकता है, नहीं तो बोलेगा ए तुम ज्यादा हीरो बनेगा, अपने क्रेडिट ले रहा है और हम कहाँ गए, तब गड़बड़ा जाएगा। तो जब ये दोनों क्या हो जाएगा, तब ही बोल सकता है अच्छा हमरे पे तो डिपेंड कर रहा है कौन, हीट। नहीं, और अगर आई को क्या कर दें, कांस्टेंट कर दें, नहीं, और टी को भी क्या कर दें, कांस्टेंट कर दें, तो एच किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, आर के, है ना। और इफ आई एंड आर बोथ कांस्टेंट कर दें, तो एच किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, ऐसे बोलते जूल्स हीटिंग, नहीं जी, कौन सा हीटिंग, जूल हीटिंग, है ना। चलो कोई बात नहीं है, यही ना जूल हीटिंग ऑफ, जूल्स हीटिंग इक्वेशन। हाँ जी, कौन बोल रहा है, आए कौन बोला भाई, यानी पूछ रहा है क्या, क्या कर रहा है जी, कि कब पावर यहां पे क्या होगा, मैक्सिमम होगा, है ना। देखिए ध्यान से, यानी कि हम लोग हेडिंग लगा देंगे क्या चीज, मैक्सिमम पावर थ्योरम। तो हम लोग क्या जानते हैं, वी नो, आई बराबर क्या जानते हैं, जल्दी बोलो, फटाफट बोलते जाओ, एकदम इजी हो जाएगा सब, सर्किट यही है, बताओ जल्दी सा, ई बटे आर प्लस आर, है ना, पावर प्रोड्यूस्ड बाय आर ले लूं, चलो बताओ, या एट आर, जल्दी बोलो, आई स्क्वायर आर ना, अरे बोलो भाई, सही है ना। तो पावर बराबर कितना आ गया, जल्दी बोलो, आई की जगह पर लिखो, इंटू में आर, तो पी कितना आया बताइए, एप्सिलॉन स्क्वायर आर बटे में आर प्लस आर का। अब यहां देखोगे तुम लोग तो बोलेगा सर एप्सिलॉन और आर तो सर कांस्टेंट है, जो बैटरी लगा दिए भाई वो तो लगा दिए, है ना जी, 12 वोल्ट का बैटरी लगा दिए, और उसका अपना रेजिस्टेंस था, वो तो पता है कि इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है उसका, उसका तो अपना नहीं है, क्या उसको बोलते हैं जी, बैटरी जो बनाया जाता है उसका तो अपना होता है ना, फिक्स होता है ना। कैसा होगा कि इंटरनल रेजिस्टेंस बदलता है इसमें सर्किट में, वो तो जो लगा दिए बैटरी आया बन करके, है ना, उसका बनाने के समय जो इंटरनल रेजिस्टेंस था, इंटरनल रेजिस्टेंस किसके कारण होता है, उसके अपने प्लेट के कारण होता है, तो वो तो फिक्स है, वोल्टेज भी क्या उसका है, फिक्स है। अब तुम तो इसको ना चेंज करते रहो, है ना, अब तुम चाहते हो कि इसका पावर क्या हो, मैक्सिमम हो, तो इसको बदलो तुम, अब नहीं तो पी किसका फंक्शन हो जाएगा, आर का हो जाएगा, तो पी किसका फंक्शन हो जाएगा, आर का हो जाएगा। तो फॉर मैक्सिमम पावर के लिए पढ़े हुए किए थे, क्या करते हैं, फॉर मैक्सिमम, मैक्सिमम मिनिमम नहीं पढ़ाए हैं, अगर वाई एफ एक्स का फंक्शन है तो डी वाई डी एक्स क्या होता है, सिंपल बात है ना। तो पावर क्या चाहिए तुमको, मैक्सिमम चाहिए, तो कर दो अपना वही काम। तो बताइए मेरे को, फॉर मैक्सिमम पावर, फॉर मैक्सिमम पावर, जल्दी बोलो, डीपी बटा डी आर बराबर कितना आता, डिफरेंशिएशन करने आए, आता है कि नहीं आता है, आता है तो करो, यू बटा भी है ना हो, अरे यू बाय, हाँ तो यू बाई भी का याद कीजिए, नीचे भी है स्क्वायर, तो भी कितना है, 4 लिख दूं, आए, और यहां पे क्या लिखते हैं, भी लिख देते हैं, भी इंटू डी यू लिखते हैं, नहीं याद कीजिए, यू बटा डिफ्रेंसिएशन करना है, जल्दी बोलो नीचे, भी इंटू माइनस यू इंटू, याद है, वही करेंगे, तो भी लिख देते हैं, तो कितना है भी,
इसका डिफरेंशिएशन करो जी, तो एप्सिलॉन हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन। आर का कितना हो जाएगा? अरे आर का डिफरेंशिएशन आर के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा बउआ। आर स्क्वायर है क्या? तो ई स्क्वायर तो कांस्टेंट नहीं रहेगा। अरे ई स्क्वायर क्या है? और आर का डिफरेंशिएशन कितना? आर का डिफरेंशिएशन 1, अब माइनस, और यू रहने दीजिए, यू कितना है? आर है ना। और किसका डिफरेंशिएशन करिएगा? नीचे का, तो नीचे कितना है? आर प्लस आर का होल स्क्वायर है ना, तो 2 इंटू आर प्लस इंटू में देखो, पहले 2 इंटू आर प्लस आर का किए, और फिर आर प्लस आर के लिए आर का कितना 1, इस आर का 0 लिख देता हूं बगल में। अब ये मत बोलना कि डिफरेंशिएशन क्यों कैसे किए हैं, है ना। तो इसको कितना लिख दे, कितना बराबर कर दें भाई साहब, बता दो मेरे को। डिफरेंशिएशन आ गया सबको कि नहीं आया है? अरे कुछ नहीं किए, नीचे वाले का स्क्वायर कर दिए हैं। तो पहले तो स्क्वायर था, एक और स्क्वायर आ गया, क्या हो गया? पावर 4। इधर देखो भी के जगह पर कितना है बताओ? आर प्लस आर का, उसको रहने दिए। किसका डिफरेंशिएशन? यू का। यू कितना है? एप्सिलॉन स्क्वायर इंटू, ये तो कांस्टेंट है, और आर का कितना 1, तो एप्सिलॉन स्क्वायर इंटू 1 है ना। फिर माइनस, माइनस क्या है? यू कितना है ना। तो एप्सिलॉन स्क्वायर इंटू में किसका डिफरेंशिएशन? बी का। तो बी कितना है? आर प्लस आर का। तो पहले होल स्क्वायर में लगाएंगे, तो एक्स स्क्वायर का 2x होता है ना, बोलो। तो 2 इंटू एक्स, एक्स के ऊपर कितना 2 इंटू, और फिर इंटू आर प्लस आर का। तो आर का कितना, इस आर का, खत्म। इसको सोल्व करिए, आंसर आ जाएगा। क्या आया सबको बताओ? निकाला जी? इसको सोल्व कर देना है ना, आफ्टर सोल्विंग। या मैं लिख देता हूं डायरेक्ट, ये इधर आके क्या हो गया? तो क्या बचा? आर प्लस आर का, फिर एप्सिलॉन स्क्वायर माइनस एप्सिलॉन स्क्वायर आर इंटू में आर प्लस आर बराबर कितना 0। एप्सिलॉन स्क्वायर इंटू आर प्लस आर कॉमन है, हाँ 2 भी है, ओके। तो ये कॉमन है ना कि नहीं है? तो यहां क्या बचा है? माइनस 2r, सही ना बउआ? अरे इतना कॉमन ले लिए यार, एप्सिलॉन स्क्वायर आर प्लस आर एगो कॉमन लिए, तो यहां क्या बचा? एगो आर प्लस आर बचा ना, और यहां पे माइनस 2r बचा ना कि नहीं बचा? अब बराबर कितना? या तो E0 या तो आर प्लस आर माइनस 2r बराबर कितना? तो ये r माइनस आर बराबर r किसके बराबर? अगर इंटरनल रेजिस्टेंस एग्जैक्टली किसके बराबर हो जाए? एक्सटर्नल के बराबर हो जाए, तो पावर क्या रहेगा वहां पे रेजिस्टेंस में? समझ में आया बात? मैक्सिमम रहेगा। उतार लीजिए। कंडीशन याद रखना, बोर्ड के लिए मैं बता रहा हूं, पहले बता रहा हूं, प्रूफ बोर्ड के लिए है, बाकी इसको कंपटीशन से कोई मतलब नहीं है प्रूफ को। तो ये बोर्ड में आएगा मैक्सिमम पावर थ्योरम,